आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की दो वृत्ताकार प्लेटों से बने समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता 100 पिकोफैरेड है। संधारित्र को 230 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है, जिसकी कोणीय आवृत्ति हम लोग को दी गई है 300 रेडियन प्रति सेकंड। और इसमें पूछा जा रहा है कि ए चालन धारा का आरएमएस मान क्या है, क्या चालन, और बी पूछा जा रहा है क्या चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर है, और सी में पूछा जा रहा है कि प्लेटों के बीच अक्ष से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु बी का आयाम ज्ञात करें। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं हमें क्या उत्तर प्राप्त होगा। तो जैसा प्रश्न में बोला जा रहा है हम लोग उसके आधार पे यहाँ पे संधारित्र बना लेते हैं। ये दो समांतर पट्टिका संधारित्र हो गया, ठीक है। और ये हमने इसको प्रत्यावर्ती धारा अर्थात अल्टरनेटिंग करंट वाले सोर्स से इसको जोड़ा है, ठीक है, स्रोत से इस तरह से। और इनकी त्रिज्या जो है वो आर है बोला जा रहा है। तो त्रिज्या आर का मान हमें कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर दिया गया है। अगर हम लोग इसको मीटर में परिवर्तित करें तो यह हो जाएगा 6 गुणित 10 की घात ऋण 2 मीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसकी धारिता सी दी गई है हम लोग को यहाँ पे 100 पिको फैरेड, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जो पिको फैरेड होता है, एक पिको फैरेड बराबर कितना होता है, 10 की घात ऋण 12 फैरेड होता है, ठीक है। एक पिको फैरेड बराबर होता है 10 की घात ऋण 12 फैरेड। तो इसका मान अगर हम लोग यहाँ पे रखें तो धारिता कितना है। और हमको यहाँ पे प्रश्न में फिर पूछा जा रहा है कि चालन धारा और हम लोग का चालन धारा का आरएमएस मान तथा विस्थापन धारा को, ठीक है। और हम लोग को यहाँ पे जो एसी स्रोत हमने लगाया है उसके बारे में हम लोग को यहाँ पे जानकारी दी गई है कि यह 230 वोल्ट का है तथा इसका जो कोणीय आवृत्ति ओमेगा का मान है वह 300 रेडियन प्रति सेकेंड है, ठीक है। इसके बारे में हमें बताया गया है कि यह 230 वोल्ट का है, ठीक है। और साथ ही साथ इसका जो कोणीय आवृत्ति ओमेगा है उसका मान कितना है, 300 रेडियन प्रति सेकेंड। तो अब हम लोग यहाँ पे ए हिस्से को हल करेंगे, ठीक है। तो चालन धारा क्या होगा, जो इस प्लेट से निकल करके इस तरह से होते हुए इस प्लेट तक आए, ठीक है। इसको अगर हम लोग प्लेट ए और बी बोलते हैं, ठीक है। तो प्लेट ए से निकल करके क्या होगा, ये प्लेट बी तक आएगा, वो उस धारा का मान क्या हो जाएगा, चालन धारा, जिसको आईसी बोलते हैं, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे चालन धारा का आरएमएस मान निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। आईसी का हमें आरएमएस मान वर्ग माध्य मूल मान निकालने को बोला गया। तो हम लोग जानते हैं कि जो आरएमएस मान होता है वो क्या हो जाएगा, अधिकतम वोल्टता बटे वर्गमूल 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो धारा होती है, ठीक है, ऐसी वो क्या हो जाता है, जो विभवांतर या वोल्टेज हमको दिया रहता है वो बटे उसका प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो यहाँ पे संधारित्र है अर्थात उसका प्रतिरोध कैसा हो जाएगा, 1C, यानी कि संधारित्र प्रतिघात के बराबर होगा, ठीक है। और इसका मान हम लोग को एसी के रूप में दिया गया है 230 वोल्ट, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे उसका कोणीय आवृत्ति हमको दिया गया है। तो यह मान किस तरह से हो जाएगा, इसका हम लोग आरएमएस मान लेंगे गुणित यह हो जाएगा कोणीय आवृत्ति गुणित सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से, क्योंकि देखिए ये जो एक्स सी होता है इसका मान क्या होता है हमारे पास, एक्स सी बराबर होता है 1 बटे ओमेगा सी के, ठीक है। तो हम लोग एक्स सी का मान यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई आर एम एस गुणित ओमेगा सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसका मान इस तरह से रखा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चालन धारा का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आई सी, वो भी किस रूप में ज्ञात करेंगे, आर एम एस के रूप में ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास इसका अधिकतम मान जो दिया गया है वो कितना है, 230 वोल्ट है, गुणित कोणीय आवृत्ति का मान कितना दिया गया, 300 रेडियन प्रति सेकेंड है, गुणित धारिता हमको दी गई है 100 गुणित 10 की घात ऋण 12 फैरेड में दी गई है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग हल करें तो हमारे पास यह आ जाएगा, देखिए 10 की घात ऋण 12 है और ये 100 है, तो ये इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 10 की घात ऋण 10 हो जाएगा। फिर इसमें से 100 इससे गुणा होगा 10 की घात ऋण 8 हो जाएगा। फिर इससे एक गुणा होगा तो 10 की घात ऋण 7 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 का गुणा इससे होगा तो हमारे पास जो चालन धारा आएगा आरएमएस के रूप, ये हो जाएगा 69 गुणित 10 की घात ऋण 7 हम लोग को एम्पियर में मिलेगा, ठीक है। इसको हम लोग और अच्छे से लिख सकते हैं, इसको हम लोग माइक्रो एम्पियर में बदल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो धारा रहती है इसका मान बहुत ही कम होता है और यहाँ पे भी हमको मान बहुत कम दिख रहा है। तो हो जाएगा 6.9 गुणित 10 की घात ऋण 6 माइक्रो एम्पियर। तो हमने यहाँ पे चालन धारा का जो आरएमएस मान था उसको ज्ञात कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग अपने प्रश्न के अगले हिस्से में चलते
अब हम लोग बी हिस्से को हल करते हैं। हमें बी हिस्से में बोला जा रहा है कि क्या चालन धारा आई से विस्थापन धारा आई डी के बराबर होता है। तो अगर हम लोग इस प्रश्न का उत्तर दें तो यह बिल्कुल बराबर होता है। तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ बराबर होता है, क्योंकि जो यहाँ पे ये जो चालन धारा प्रवाहित हो रही है, अभी इन संधारित्र के मध्य में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, जो प्लेट धनात्मक होगा उससे लेकर के ऋणात्मक प्लेट की ओर एक विद्युत क्षेत्र उपस्थित होगा, तो उसके वजह से इसमें क्या होगा कि एक विस्थापन धारा जो है वो प्रवाहित होगा। ठीक है, इन संधारित्र के प्लेटों के मध्य में। तो ये जो विस्थापन धारा होगा उसकी दिशा जो रहती है विपरीत रहती है। हमने चालन धारा की दिशा इस तरफ मानी है तो इसकी दिशा इस तरफ हो जाएगी। ठीक है, परंतु यह दोनों बराबर परिणाम के होते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर देखें तो ये जो हमारे पास समांतर पट्टिका संधारित्र है उसके लिए जो धारा प्राप्त होगी, ठीक है, आई, उसका मान क्या हो जाएगा, विस्थापन धारा के मान के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चाहे यह स्रोत जो है वो डिष्ट धारा का हो या फिर प्रत्यावर्ती धारा को हो। अगर हम लोग इसको सिद्ध करना चाहें तो हम लोग इस तरह से इसको सिद्ध कर सकते हैं। विस्थापन धारा आई डी बराबर ये क्या हो जाएगा, हमने बोला था कि यह विद्युत क्षेत्र के कारण उपस्थित होगा, तो एप्सिलॉन नॉट डी बटा डी टी, और ये हमारे पास हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स। ठीक है, इनका यह रूप होता है, यानी कि विस्थापन धारा का क्या है, परिभाषा है। अगर विद्युत क्षेत्र के फ्लक्स में हम लोग समय के साथ परिवर्तन करें तो विस्थापन धारा जो है प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इसका मान अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है जो हमारा क्षेत्र है ये हो जाएगा डी बटा डी टी, और फ्लक्स क्या होता है हमारे पास, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणित क्षेत्रफल होता है। ठीक है, और क्षेत्रफल तो नियत है इस संधारित्र के प्लेट का, तो यह बाहर निकल जाएगा, इसका अवकलन नहीं होगा। ठीक है, तो यह विस्थापन धारा बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए गुणित ए, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट हमको निर्वात या फिर वायु की उपस्थिति में विद्युतशीलता को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो यह हो जाएगा डी बटा डी टी, और हम लोग विद्युत क्षेत्र पर एप्सिलॉन नॉट ए गुणित डी बटा डी टी, और हम लोग जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट हमें विद्युतशीलता को दर्शा रहा है वायु या निर्वात में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखें तो जो हमें सिग्मा मिला है, ठीक है, यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसका मान क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, ये जो होता है वह उस पे उपस्थित आवेश बटा उसका क्षेत्रफल होता है। तो हमने यहाँ पे एक संधारित्र लिया है, समांतर पट्टिका संधारित्र। ठीक है, तो उस पे उपस्थित आवेश बटा उसके क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो इस मान को अगर हम लोग यहाँ पे रख दें तो हमारे पास विस्थापन धारा आई डी बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट गुणित ए गुणित यहाँ पे डी बटा डी टी, यहाँ पे अगर मान रखेंगे तो क्यू बटा क्या हो जाएगा, ये ए गुणित एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हमारा एक बटे ए एप्सिलॉन नॉट क्या है, फिर से यह एक नियत राशि हो गई, क्योंकि क्षेत्रफल हम लोग परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, सॉरी ये जो हमारा विद्युतशीलता है, यह भी एक नियतांक होता है, तो इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे तो हमारे पास आई डी बराबर हो जाएगा ई नॉट ए बटा, ये जो बाहर निकलेगा ए गुणित एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों तो बराबर है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, डी बटा डी टी, और यहाँ पे आवेश। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि आवेश बटा जो समय होता है वह हमें क्या प्रदर्शित करता है, धारा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, धारा बराबर क्या होता है, आवेश में परिवर्तन किसके साथ, समय के साथ, इसको दर्शाता है। यानी कि हम लोग आवेश का प्रति एकांक समय में परिवर्तन देखें तो वह धारा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इस मान को अगर हम लोग यहाँ पे रख दे तो हमारा जो विस्थापन धारा है आई डी वो क्या हो जाएगा, धारा के बराबर प्राप्त हो जाएगा, कुल धारा के। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको सिद्ध कर दिया कि यह जरूरी नहीं है कि जो हमने स्रोत लगाया है वह प्रत्यावर्ती हो या फिर दिष्ट धारा हो, दोनों के लिए जो विस्थापन धारा और चालन धारा का मान क्या हो जाता है, समान हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रदर्शित कर दिया कि हमारा जो विस्थापन धारा है वह चालन धारा के मान के बराबर मिलेगा, ये जो धारा मिली वह चालन धारा है। ठीक है, अब हम लोग अपने सी बिंदु पे आते हैं। ठीक है, तो सी बिंदु पे आएंगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्लेटों के बीच अक्ष से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर की दूरी पे एक बिंदु लेना है जिसपे हमको विद्युत क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने इन प्लेटों को देखा कि इनकी त्रिज्या कितनी थी, 6 सेंटीमीटर थी। ठीक है, और इनकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर थी, और ये क्या हो गया, इनका अक्ष हो गया। ठीक है, इसको हम लोग अक्ष बोल देते हैं इसके केंद्र से, तो यहाँ कहीं मान लेते हैं कि वह 3 सेंटीमीटर हो रहा है। ठीक है, इस दूरी को हम लोग r से प्रदर्शित कर देते हैं।
तो r से प्रदर्शित कर देंगे तो वो जो r बराबर हम लोग को 3 सेंटीमीटर मिल गया, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग हल करें तो किसके द्वारा हम लोग इसको हल करेंगे, एम्पियर के परिपथीय नियम के द्वारा हल करेंगे, ठीक है। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या बताता है, इसको हम लोग इससे देख लेते हैं। देखिए यह कोई बंद वक्र है, क्योंकि यह वृत्तीय पथ है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग एक की बात करें तो यह एक बंद वक्र की तरह है। तो इससे होकर के जाने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, ठीक है, उस रेखा का अगर हम लोग समाकलन करें, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखा का समाकलन करें इस बंद वक्र के द्वारा घिरे क्षेत्रफल से, तो वो जो होकर जाने वाली कुल विद्युत धारा का मान जो है वह म्यू नॉट गुना हो जाएगा। अर्थात हमने क्या बोला कि इस बंद वक्र का हम लोग समाकलन करें उस पृष्ठ के सापेक्ष में कुछ दूरी के लिए, ठीक है। तो हमें जो धारा प्राप्त होगी वह म्यू नॉट के गुना के बराबर प्राप्त होगी, ठीक है। तो हम लोग अगर इसको हल करें तो ये क्या हो जाएगा, देखिए जो dl है, ठीक है, ये हमने r दूरी पे एक बिंदु ली है तो इस अल्पांश को दर्शा रहा है, ठीक है। dl इस अल्पांश को दर्शा रहा है, तो ये बहुत ही छोटा है। अगर हम लोग इसका समाकलन कर दे उस पृष्ठ के सापेक्ष में तो b तो हमारा नियत है, ठीक है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो ये जाएगा b डॉट और dl का जो मान है वह समाकलित होगा। तो हमने देखा कि क्षेत्रफल जो था वो कैसा है, एक वृत्तीय संधारित्र है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या दी गई थी तो वो कितना हो जाएगा 2 पाई r हो जाएगा उसका जो पूरा क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो ये हमें इस तरह से प्राप्त होगा म्यू नॉट, और ये संधारित्र है इसलिए धारा का मान क्या हो जाएगा, विस्थापन धारा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यह चालन धारा के बराबर होता है, ठीक है, गुणित या किस दूरी पे हम लोग इसको ले रहे हैं, r दूरी से, ठीक है, और उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, r है। तो इस तरह से ये हमें मान प्राप्त होगा। अब हम लोग यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b को ज्ञात करेंगे। तो इस मान को अगर हम लोग इधर पक्षांतर कर दे तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट गुणित id बटा 2 पाई r गुणित दूरी r बटे उसकी जो संधारित्र की त्रिज्या है वो वाला r, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसको थोड़ा और हल करें तो ये क्या हो जाएगा, b बराबर म्यू नॉट आई डी बटा 2 पाई, ये वाला r और ये वाला r गुणा होके क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर हो जाएगा गुणित r हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसको अब हम लोग मान रख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे धारा का भी मान पता है, ये चालन धारा के बराबर है, हमने सिद्ध कर दिया है। और आता है विद्युतशीलता को दर्शाता है निर्वात या वायु की उपस्थिति में, ठीक है। इसका मान जो होता है वो हमारे पास होता है यहाँ पे b बराबर, सबका मान रख लेते हैं, 4 पाई गुणित 10 की घात ऋण 7 हेनरी पर मीटर। मीटर में बदलेंगे तो ये जाएगा 3 गुणित 10 की घात ऋण 2 मीटर। हमें 3 सेंटीमीटर पर किसी बिंदु पे ज्ञात करने को बोला था, और त्रिज्या कितनी थी, 6 गुणित 10 की घात ऋण 2 मीटर। 6 सेंटीमीटर था उसको मीटर में बदल लिया और ये इसका वर्ग हो जाएगा, ठीक है। गुणित हम लोग यहाँ पे RMS मान को लेंगे तो यह हो जाएगा √2 गुणित यानी कि वर्गमूल 2 गुणित हमने यहाँ पे विस्थापन धारा का मान जो है वो निकाला था, ठीक है। अब विस्थापन धारा का मान चालन धारा के बराबर होता है, यह भी सिद्ध किया। तो इसका मान कितना है, 6.9 गुणित 10 की घात ऋण 6 यानी कि माइक्रो एम्पियर में है। तो इसका हम लोग 9 गुणित 10 की घात ऋण 6 होगा, ठीक है, एम्पियर में, क्योंकि ये माइक्रो एम्पियर में हमने लिया था। जब हम लोग इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बटे में हमारे पास क्या बच रहा है, 2 पाई भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से पाई और पाई कट जाएगा, 2 से ये 4 कट जाएगा, तो हमारे पास मान आ जाएगा b बराबर हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ये 2 का गुणा पूरे इससे होगा, ठीक है, और इसका ये जुड़ जाएगा 10 की घात ऋण 9 हो जाएगा, ठीक है, और ये 10 की घात ऋण 15 कर देगा। फिर जब हम लोग इसको हल करेंगे तो ये जो है 10 की घात ऋण 4 होगा, फिर ऊपर जाएगा तो 10 की घात धन 4 हो जाएगा। तो हमारे पास ये 6 है वो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। फिर हम लोग जब इसको हल करेंगे इस 2 और 6 से तो ये 6 बार में कट जाएगा, और जो √2 होगा वर्गमूल 2 उसका मान होता है 1.414, ठीक है। तो इसका हम लोग इसके साथ गुणा कर देंगे और फिर पूरे को भाग दे देंगे 36 से, ठीक है। तो हमारे पास मान प्राप्त हो जाएगा 1 लगभग मान प्राप्त होगा 626 गुणित 10 की घात ऋण 11 टेस्ला के बराबर, ठीक है। और यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता थी, इसलिए हमको यह मान टेस्ला में प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात कर ली। कहाँ पे, इन दोनों समांतर पट्टी का जो संधारित्र है, ठीक है, इनके मध्य में किसी बिंदु पे 3 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने b की तीव्रता भी ज्ञात कर ली, यानी कि उसका अधिकतम मान हम लोग प्राप्त कर लिए जो हमसे पूछा गया था। इसका मान यहाँ पे आया है 1.626 गुणित 10 की घात ऋण 11 टेस्ला। तो ये हो गया हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।